Welcome back to the channel. Here is another video on the IPC from section 63 to 71. जो बचे हुए बाकी तीन सेक्शन रह जाएंगे 71 से 75 तक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा. फिलहाल हम सेक्शन 63 को देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 63, अमाउंट ऑफ फाइन. व्हेन नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन मे एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव. इसका मतलब ये है कि जब हमारे जैसे कोई गुनाह हुआ है और कानून में लिखा हुआ है कि जी 5,000 का जुर्माना है और उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, पर कुछ ऐसे कानून भी होते हैं कि जिनमें ये लिखा हुआ होता है या तो कैद दे दीजिए आप या फिर फ़ाइन दे के छोड़ दीजिए, पर लिखा हुआ नहीं होता कि कितना फ़ाइन दे सकते हैं और कितना आप ले सकते हैं. ठीक है, तो इस मामले में कोर्ट कुछ भी फ़ाइन ले सकता है, लिखा हुआ है यहाँ पे अनलिमिटेड. बट फिर इसी में ही आगे ये बोल देते हैं कि नॉट एक्सेसिव, कि मतलब ऐसा ना हो कि कोई रिक्शे वाला उस पर चला दिया जी 1 लाख रुपए का चलान, तो वो कहाँ से भरेगा, या कोई छोटा सा बिजनेसमैन है उस पर कर दिया करोड़ों का फ़ाइन. ऐसा नहीं होता. मतलब सामने वाले की बंदे के वो हालत देख के सामने वाले पर्सन की कोर्ट भी अपनी लिमिटेशन में वर्क करेगी कि इसकी इतनी, बेसिकली अगर कहा जाए कि इंसान की हैसियत देख कर के ही उस पर फ़ाइन लगाया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि जो मर्जी मुंह उठा के बस कोर्ट ने दे दिया कि हाँ जी आप 2 करोड़ का फ़ाइन भर दो, 3 करोड़ का फ़ाइन भर दो. ऐसा नहीं होता है. तो ये सेक्शन सिर्फ इतना ही बताता है. सेक्शन 64, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन. वैसे तो इसी से ही क्लियर हो गया, सेंटेंस फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फ़ाइन. ठीक है, फिर भी हम इसे बढ़ेंगे. इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विद इम्प्रिजनमेंट और विदाउट इम्प्रिजनमेंट. ये वाला छोटा सा पैराग्राफ सिर्फ इतना बोलता है कि कोई भी गुनाह है, एक ऑफेंस है, वो पनिशेबल है या तो इम्प्रिजनमेंट के साथ या फिर सिर्फ फ़ाइन के साथ या फिर दोनों के साथ. कि सिर्फ फ़ाइन हो गया, इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई और वैसे उसे छोड़ दिया. ठीक है, और ये है कि इम्प्रिजनमेंट भी हुई है और फ़ाइन भी हुआ है. ठीक है. In every case of an offence punishable with imprisonment or fine in which the offender is sentenced to a fine, कि या तो imprisonment के साथ है offence या fine के साथ है, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in the default of the non-payment of fine the offender shall be suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which he have been sentenced or to which he have been liable under a commutation of sentence. इस पूरे पैराग्राफ का सिंपल सा मीनिंग यही बनता है पूरे पैराग्राफ का, कि अगर आप इम्प्रिजनमेंट फ़ाइन नहीं भरते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट जाना पड़ेगा. ठीक है, कि मान लीजिए 5,000 का फ़ाइन है और 5,000 रुपये का फ़ाइन आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपको कोर्ट के पास पूरा राइट है कि वो आपको इम्प्रिजनमेंट में डाल सकती है. सेक्शन 65 क्या कहता है? लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन द इम्प्रिजनमेंट and fine avoidable. The term for which the court directs the offender to be imprisoned in the default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence if the offence be punishable with the imprisonment as well as fine. ठीक है, इसका मतलब ये है गैस सिंपल कि जैसे आपने मान लीजिए कि आपको एक सज़ा हुई है एक ऑफेंस के तहत, कि आपको 2 साल की सज़ा हुई है और आपको 5,000 का फ़ाइन दिया गया है. आपने 2 साल सज़ा तो काट ली, लेकिन जब आपकी रिहाई का टाइम आया तो कोर्ट को पता चला कि इसे 5,000 का फ़ाइन भी हुआ था और आप फ़ाइन देने की कंडीशन में नहीं है या नहीं दे सकते. तो उस में क्या होता है कि कोर्ट जो आपको 2 साल की सज़ा दी गई थी वो आपकी सज़ा बढ़ा देगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा दुगनी कर दी जाएगी. जो भी मतलब आपकी जो भी आपने गुनाह किया होगा उसकी मैक्सिमम सज़ा, जैसे मान लीजिए 2 साल थी एग्जाम्पल में ही, ठीक है, तो आपकी उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा. मतलब उसका जो भी 2 हिस्सा तो नहीं कहूँगा, 1/4 हिस्सा की सज़ा आप लोगों की बढ़ा दी जाएगी. मतलब 1/4, यहाँ लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस. इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 2 साल की सज़ा हुई है तो आपको 6 महीने की और काटनी पड़ेगी फ़ाइन की वजह से, क्योंकि आपने फ़ाइन नहीं दिया. ये सेक्शन सिर्फ इतना बताता है. Section 66, the description of the imprisonment for the non-payment of fine. The imprisonment which the court imposes in default of payment of a fine be any of the description to which the offender might have been sentenced for the offence. इन तीनों को हम अगर एक साथ ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड है. अलग अलग करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. सेक्शन नंबर 67, imprisonment for the non-payment of fine when the offence punishable with the fine only. ठीक है, वैसे तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है सबकी, बट फिर भी हम डिटेल में ज़रूर जाएंगे. इम्प्रिजनमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन द ऑफेंस पनिशेबल विद द फाइन ओनली, कि मतलब एक गुनाह हुआ है लेकिन उसमें
सज़ा कोई नहीं है, सिर्फ फ़ाइन देना है आपको, और फ़ाइन देके आप छूट सकते हैं। लेकिन आप फ़ाइन नहीं भर पाते हैं तो उस संदर्भ में कोर्ट क्या करेगी वो देखते हैं। इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद द फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन द डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल। ये मतलब जो भी अगर आपको सज़ा दी जाती है, आप फ़ाइन नहीं पे करते हैं, तो वो इम्प्रिजनमेंट सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, रिगरस नहीं होगी। रिगरस में मतलब हार्ड लेबर आपसे नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपको सिंपल जेल में आपको डाल दिया जाएगा। एंड टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट in the default of payment, fine shall not exceed the following scale, that is to say that for any term not exceeding 2 months, when the amount of the fine shall not exceed 50 रुपीज़। जैसे मान लीजिए अगर 50 रुपये का फ़ाइन है तो आपको 2 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी सकती, और अगर 100 रुपये का फ़ाइन है तो आप लोगों को 4 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती किसी को भी, और फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। ठीक है। In section 68, imprisonment to terminate the on payment of fine. The imprisonment which is exposed in the default of payment of a fine shall be terminated whenever the fine is either paid or levied by the process of law. इसका मतलब सेक्शन 68 का सिर्फ इतना सा है कि इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी जब भी आप फाइन अपना पे करेंगे या कानून आपसे ले लेगा, वैसे ही आपकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 69 कहता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ टाइम। If before the expiration of the term of the imprisonment fixed in the default of payment, such as a portion of the fine will be paid or levied, that the term of the imprisonment has suffered in default of payment is not less than the proportional part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. मतलब मान लीजिए आपको एक गुनाह में 6 महीने की सज़ा हुई है और आपको 5,000 का जुर्माना हुआ है, मतलब 5,000 का आपको जुर्माना हुआ था और वो नहीं दे पाए तो आपको 6 महीने की सज़ा हो गई। अब 6 महीने की सज़ा में 2 महीने कट गए, लेकिन आपने 2 महीने के बाद फ़ाइन अरेंज करके फ़ाइन दे दिया, तो आपकी वो 2 महीने के सज़ा काट के जो भी आपका एक्चुअल फ़ाइन बनता होगा उस टाइम पर वो 4 महीने के लिए वो आपको दे के वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। Section 70, fine liable within the 6 years of during imprisonment that not be discharged property from the liability. Fine or any part of thereof which remains unpaid may be levied at any time within the 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than the 6 year, that any time previous to the expiration of that period and the death of the offender does not discharge from the liability of any property which would after his death बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेट। मतलब मान लीजिए किसी को 6 साल की सज़ा और फ़ाइन दोनों हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि राम नाम का एक शख्स है, उसे 6 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन 6 साल की सज़ा के बीच में कट रही थी जब उसकी, तो 5वें साल पे उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसे फ़ाइन नहीं लेगी या फ़ाइन छोड़ देगी क्योंकि वो मर चुका। जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी उसे या तो ज़ब्त कर लिया जाएगा या उसके थ्रू उस फ़ाइन को वसूला जाएगा, लेकिन फ़ाइन को छोड़ा नहीं जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ वही बताता है। सेक्शन 71, लिमिट ऑफ द punishment of the offence made up of several offences. Where anything is an offence made up of parts of itself is an offence, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such offences unless it is be so expressly provided. इसका मतलब सिंपल सा ये है गाइस कि जैसे मान लीजिए किसी ने एक राम नाम के लड़के ने श्याम नाम के लड़के को मारा, उसे मारा और फिर पहले तो उसे चांटा मार दिया, फिर उसके बाद उसे डंडे से भी मारा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा चला जाएगा, उस पर सिंपल एक ही वो चलाया जाएगा कि जी उसने उसे मारा। ठीक है, अलग अलग जो छोटे छोटे की डंडे से मारा उसकी धारा अलग, थप्पड़ मारा उसकी धारा अलग, ऐसा नहीं होगा। सिंपल एक ही उस पर मुकदमा चला जाएगा कि उसने उसे मारा। तो यहाँ गाइस आपके 63 से 71 तक ख़त्म हो गए हैं। अब 72 से 75 तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप जब तक इसको पढ़ते रहिए। ये आपके नोट फॉर्मेशन का काम मैंने आपको बिल्कुल पकाया दे दिया है। सीधा बेयर एक्ट है, अगर इनके लोगों के पास बेयर एक्ट नहीं भी है तो आप सिर्फ इनको ही पढ़ के पूरी बेयर एक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।